नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कपिल आपका स्वागत करता हूं केआर लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि यहाँ हम जो आपके चैप्टर नंबर 7 को लेकर चल रहे थे आरबीएससी के, वो था आपका परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों के वर्गीकरण और उनके गुणधर्म। दोस्तों, इस चैप्टर में हमने आपके परमाणु सिद्धांतों के बारे में पढ़ लिया था कि कौन कौन से वैज्ञानिक ने कौन कौन से परमाणु सिद्धांत दिए। तो उन परमाणु सिद्धांतों के आधार पर हमें परमाणु की संरचना और उनके विभिन्न गुणों के बारे में पता चला। क्लियर। अब हम बात करेंगे तत्वों के वर्गीकरण के बारे में। अपना जो टॉपिक है वो क्या है? तत्वों का वर्गीकरण तो दोस्तों, जो तत्वों का वर्गीकरण है इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। जो तत्वों का वर्गीकरण था, अब वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहली बात तो यह है कि तत्वों के वर्गीकरण की जो आवश्यकता या जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, जिस प्रकार आप देखते हो आपकी रसोई में, या हमारी जो रसोई होती है, ठीक है, खाना बनाने की, उसमें जैसे आपके हल्दी है, चीनी है, चाय है, और आपके जो भी जितने भी मसाले हैं, मिर्च है, ठीक है, जीरा है, धनिया है, बाकी जितने भी मसाले हैं, क्या इन सभी मसालों को हम अलग अलग पहचान या आसानी से प्राप्त कर सके, इसीलिए उनको अलग अलग डब्बों में बंद करके रखते हैं। ठीक है, कि उनको हम आसानी से या एक दूसरे में वो मिले नहीं और कंफ्यूजन पैदा ना हो। ठीक है, तो अलग अलग डिब्बों में पैक करके रखते हैं। तो उसी प्रकार जो तत्व हैं, इनको भी क्या है कि आसानी से पहचाना जा सके इनके गुणों और इनके गुणों के आधार पर। गुण कौन कौन से? इनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर इन तत्वों को वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार क्या है, अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया या विभाजित कर दिया या वर्गीकृत कर दिया। ठीक है, तो वर्गीकरण की जो आवश्यकता पड़ी, क्यों पड़ी? इन तत्वों को हम आसानी से इनका अध्ययन कर सके ग्रुप वाइज, कि कौन से ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। क्लियर। तो इसीलिए तत्वों का जो क्या है, वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं आंकड़े कि सन 1800 में, कौन सी? सन 1800 तक केवल जो आवर्त सारणी के तत्व थे उनके 31 तत्वों की खोज की गई थी। कौन से सन तक? सन 1800 तक केवल 31 तत्वों की खोज की गई थी या खोज हुई थी। क्लियर। लेकिन 63 साल बाद, सन 1863 में, ठीक है, 63 साल बाद सन 1863 में प्लस 32 तत्वों की और खोज हो गई। कौन से? इन 63 सालों में 32 तत्व और खोजे जा चुके थे। तो टोटल 1863 तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी थी? 63 तत्वों की खोज की जा चुकी थी। क्लियर। अब इनकी खोज के बाद कई वैज्ञानिक आए, जैसे डॉवे राइनर है, मेंडलीफ है, आपका हेनरी मोजले है, ठीक है, ये क्या है, न्यूलैंड्स है। इन वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने की कोशिश की। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक थे डॉवे राइनर। तो अपन तत्वों के वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, और वर्गीकरण में प्रत्येक वैज्ञानिक, जो कौन कौन से वैज्ञानिक थे, उन्होंने कौन कौन से या अपने अपने अनुसार जो तत्वों को वर्गीकृत किया, उनको हम देखेंगे। तो एक पहले जो वैज्ञानिक थे डॉवे राइनर, कौन थे? डॉवे राइनर का त्रिक नियम। ठीक है, तो ध्यान देना, जो डॉवे राइनर एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना जो त्रिक नियम दिया, कौन सी सन में? इन्होंने, देखो मैं सन यहाँ पर, ये आपने ध्यान दिया, ठीक है। तो डॉवे राइनर ने अपना जो त्रिक नियम दिया, ये सन 1829 में दिया। कौन से? 1829 में अपना त्रिक नियम दिया। तो सीधी सी बात है भाई, 1800 और 1863 के बीच में जो तत्वों की खोज की गई थी, वो टोटल कितने तत्वों की खोज की गई थी? 31। तो सीधी सी बात है कि डॉवे राइनर ने जब अपना त्रिक नियम दिया, उस समय तक कितने तत्वों की खोज हुई थी? केवल ओनली ऑन 31 तत्वों की खोज की गई थी। ठीक है, तो इन्होंने 1829 में अपना क्या दिया? त्रिक नियम, और उस समय तक केवल 31 तत्वों की खोज की गई थी। क्लियर। अब इन्होंने 31 तत्वों की खोज की गई, तो इन्हीं 31 तत्वों को क्या है, आवर्त सारणी में व्यवस्थित करने की कोशिश की। अब वो कोशिश कैसे की कि इन्होंने तीन तीन तत्वों के 3 समूह बनाए, कि इन्होंने तीन तीन तत्वों के
के 3 समूह बनाए। ठीक है, कितने समूह बनाए? 3 समूह बनाए, और इन समूहों को इन्होंने नाम दिया त्रिक। क्या नाम दिया? त्रिक नाम दिया। कि क्या बताया कि जो डोबेरेनर है, इन्होंने अपने जो आवर्त सारणी है इसमें 3-3 तत्वों के 3 समूह बनाए। ठीक है, और इनको क्या नाम दिया? त्रिक नाम दिया। ठीक है, अब इन 3 त्रिकों में जो तत्व थे, प्रत्येक तत्व को इनके भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर क्या है? व्यवस्थित किया। आधार पर क्या किया? व्यवस्थित। और व्यवस्थित करने के बाद बताया कि ये जो 3-3 तत्व हैं, इनमें मध्य वाले जो तत्व है, या मध्य वाला जो तत्व है, उसके भौतिक गुण उसके पास वाले दोनों तत्वों के भौतिक गुणों के औसत के बराबर होता है। तो उसको हम एक बार लिखते हैं, एक बार थ्योरी में परिभाषा इसकी देख लेते हैं कि क्या क्या थी, उसके बाद हम समझेंगे। ठीक है, तो मैं ये यहां से साफ कर रहा हूं। तो यहां लिखेंगे हम, इन्होंने सन 1829 में अपना त्रिक नियम दिया, जिसमें, इधर लिख रहा हूं, जिसमें 3-3 तत्वों के 3 समूह बनाए, बोलते हैं जिसको ग्रुप्स बनाए, और इन समूहों को इन्होंने त्रिक नाम दिया। क्या नाम दिया? त्रिक नाम दिया। ठीक है, अब त्रिक नाम देने के बाद इन्होंने बताया कि जो ये 3-3 तत्व हैं, कितने? 3-3 तत्वों के 3 समूह बनाए। ठीक है, जिसको क्या नाम दिया? त्रिक नाम दिया। क्लियर? अब ये जो त्रिक नाम दिया, ये 3-3 तत्व थे, मैंने अभी बताया आपको, इनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर इन्होंने क्या है? इनको व्यवस्थित किया। 3-3 तत्वों के समूह बनाए, जिन्हें त्रिक नाम दिया, तथा इन्होंने इन तत्वों को इनके भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर क्या है? व्यवस्थित करने की क्या की? कोशिश की या व्यवस्थित किया। इन तत्वों को इन्होंने इनके भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया तथा बताया किया। और क्या बताया? एरो लगाकर लिखेंगे, तथा बताया कि प्रत्येक त्रिक में, देखो 3 समूह बनाए और तीनों समूहों को इन्होंने क्या नाम दिया? त्रिक नाम दिया। और बताया कि प्रत्येक त्रिक में मध्य वाले तत्व का या तत्व का परमाणु भार पास वाले
पास वाले दोनों तत्वों के परमाणु भारों के औसत के योग के बराबर होता है। क्या? कि दोनों तत्वों के परमाणु भारों के औसत के बराबर होता है। क्लियर? तो ये था डोबे-राइनर का त्रिक नियम। अब उन त्रिकों को देखते हैं। प्रत्येक त्रिक क्या होता है? प्रत्येक त्रिक में मध्य वाले तत्व का जो परमाणु भार है वो दोनों तत्वों के परमाणु भारों के औसत के बराबर होता है। तो एक बार मैं ये यहां से क्लियर कर रहा हूं, फिर हम देखेंगे कौन कौन से त्रिक थे। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, तो इन्होंने क्या है, तीन तीन तत्वों के तीन ग्रुप्स बनाए। ठीक है, जिन्हें इन्होंने त्रिक नाम दिया। और वो ग्रुप्स कौन कौन से थे अब देखते हैं हम। देखो, तत्व, और यहां लिख देंगे हम, देखो यहां लिख देंगे तत्व, ये क्या है? तत्व है। ठीक है, और ये क्या है? परमाणु भार है उनके। क्लियर? तो तीन त्रिक बनाए, तो उन त्रिकों को मैं सीधे यहां लिख रहा हूं, यहां पे ज्यादा हो जाएगा। देखो, पहला जो त्रिक था उसको क्या नाम था? जिसमें तत्व थे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये पहला त्रिक था। और इन त्रिक में जो लिथियम का परमाणु भार था वो था 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का था 39। क्लियर? ये क्या था? फर्स्ट ग्रुप था। दूसरा था क्या? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, ब्रोमियम। ठीक है, तो इसका क्या था परमाणु भार? इसका था 40, इसका था 88 और इसका था 137, 137। ठीक है, अगला था त्रिक कौन सा? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, इसका परमाणु भार था जो क्लोरीन का वो क्या था? 35, ब्रोमीन का था 80 और आयोडीन का था 127। तो ये क्या है कि ये तीन तत्वों के तीन त्रिक बनाए या तीन समूह बताए। किन्होंने? डोबे-राइनर ने। अब इन समूहों में क्या बताया कि प्रत्येक त्रिक के ये जो मध्य वाला तत्व है, ये क्या है? मध्य वाला तत्व है, इसका परमाणु भार देखो ये होते हैं, ये जो लिख रहे हैं संख्याओं में, गणितीय संख्याओं में लिख रहे हैं, ये होते हैं परमाणु भार, ये हैं इनके परमाणु भार और ये हैं तत्व। ठीक है, ये क्या है? तत्व है और ये क्या है? परमाणु भार है। ध्यान रखना, तत्व और ये क्या है? परमाणु भार। क्लियर? तो इन्होंने बताया कि जो ये मध्य वाला तत्व है इन तीन त्रिकों में से, मतलब पहला त्रिक है। अब अपन पहले त्रिक की बात करें तो इस पहले त्रिक में जो बीच का तत्व है जिसे बोलते हैं हम Na है, जो जिसे सोडियम बोलते हैं, इसका परमाणु भार 23 होता है। क्या होता है? 23। तो परमाणु भार जो है इसका 23 इन दोनों तत्वों के लिथियम और सोडियम के जो परमाणु भार है इनके तत्वों के औसत के परमाणु भारों के औसत के बराबर होता है। अब वो कैसे होता है तो एक बार मैं ये साफ कर रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैं मिटा रहा हूं। तो अपन पहले त्रिक की बात करें तो पहले त्रिक को मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये क्या है? तत्व हैं और परमाणु
भार। लिथियम का परमाणु भार होता है 7, सोडियम का होता है 23 और इसका होता है 39। ठीक है, तो क्या बताया कि जो सोडियम का परमाणु भार है 23 जो है वो लिथियम और पोटेशियम इन दोनों तत्वों के परमाणु भारों के औसत के बराबर होता है। मतलब कि इन दोनों का योग औसत में क्या करते हैं, योग करते हैं और भाग देते हैं। तो लिथियम का परमाणु भार +7 प्लस पोटेशियम का परमाणु भार 39 और इसमें भाग दे देंगे हम कितने का, 2 का। कितने का दे देंगे, 2 का। तो टोटल कितने हुए, 46। तो इन दोनों तत्वों का जो परमाणु भार है लिथियम का और पोटेशियम का परमाणु भार कितना है, 46 है। इसमें 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 23। और हमारा जो सोडियम का परमाणु भार है वो कितना है, 23 ही है। तो क्या लिखा डोवेनाइनर के त्रिक में कि जो मध्य वाला तत्व है उसका परमाणु भार इन पास वाले दोनों तत्वों के परमाणु भारों के औसत के बराबर या लगभग बराबर होता है। देखो कोई त्रिक में तो फिक्स बैठ जाएगा, किसी में 1 या 2 कम या ज्यादा होगा। ठीक है, तो इनके परमाणु भारों के औसत के बराबर होगा। यह था पहला, जिसे देख लो जल्दी से कि सोडियम का परमाणु भार 23 है, इन दोनों के योग 7 और 39, इसका 7 इसका 39, दोनों का योग हुआ और 2 का भाग दिया। ठीक है, तो दोनों के औसत का जो औसत का योग है या औसत के बराबर होता है, कितना होता है, 23। ये हुआ पहला त्रिक। अब हम देखेंगे सेकंड जो दूसरा त्रिक है इनका। इसमें जो स्ट्रोंशियम है इसका जो परमाणु भार है वो 88 होता है। ठीक है, लेकिन बैरियम और कैल्शियम का परमाणु भार अलग है। तो इसका परमाणु भार 88 जो है वो बैरियम और कैल्शियम के ब्रोमियम है, ये ब्रोमियम के परमाणु भारों के औसत के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम किसमें, बैरियम जो है इसमें देखेंगे। इसको मैं साफ कर रहा हूं, जल्दी से देख लो। अब हम बात करेंगे त्रिक, जो दूसरा त्रिक है आपका, इसमें कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बैरियम है। ठीक है, कैल्शियम का जो परमाणु भार है वो कितना है, 40 है, स्ट्रोंशियम का 88 है और ब्रोमियम का है 137। ठीक है, तो क्या बताया कि इन दोनों तत्वों का तो होगा योग, कि इनका होगा योग, मतलब 40 प्लस 137 और औसत में भाग देंगे तो 2 का भाग दे देंगे तो टोटल कितने हुए, 177 हुए। ठीक है, 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 कितने आया, 88 नहीं, 88 नहीं आएगा भाई, 2 8 16 और 2 8 16, तो 88 है। लेकिन टोटल 88 नहीं है, 1 है, तो इसका आ जाएगा भाई 88.5। जो परमाणु भार है टोटल जो है वो क्या है, 88.5। मैंने अभी बताया कि जो परमाणु भार है इन दोनों तत्वों का परमाणु भार का योग का जो औसत है वो मध्य वाले तत्व के औसत के, वो मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के या तो बिल्कुल बराबर होगा या 1-2 कम या अधिक हो सकता है। तो इसमें तो 0.5 ही कम या अधिक है। ठीक है, तो 88.5 जो है परमाणु भार जो है ये किसके समीप है, स्ट्रोंशियम के। तो क्या बताया कि जो मध्य वाला तत्व है इसका परमाणु भार इन पास वाले तत्वों के परमाणु भारों के औसत के योग के बराबर होता है। क्लियर, ये देख लो। अब हम बात करेंगे त्रिक नंबर 3 की। कौन से, तीसरा जो त्रिक है उसमें क्या है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ठीक है, क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 35, ब्रोमीन का जो होता है वो होता है कितना, 80 और आयोडीन का जो होता है 127। तो क्या वही प्रक्रिया, पास वाले जो 2 तत्व हैं इनका योग होगा तो 35 प्लस 127 और बट्टा भाग 2 का, कितने आ गए, 50 162 162 हो गए, जिसमें 2 का भाग दिया, 2 का भाग दिया तो कितने आए, कितना आया भाई, 81 आया, 81 आया ना। तो मैंने क्या बताया कि जो परमाणु भारों का औसत है वो क्या है, या तो इसके फिक्स बराबर होगा या 1-2 कम या अधिक हो सकता है।
ठीक है, ये इन्होंने क्या बताया, डोवेराइनर ने। तो ये थे डोवेराइनर के 3 ट्रिक जिनको इन्होंने अपने मॉडल में या अपने सिद्धांत में बताया। कौन कौन से थे? पहला जो ट्रिक है ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये वाला है। क्लियर? तो इस प्रकार जो डोवेराइनर का था ट्रिक नियम, वो इन्होंने अपने अनुसार सिद्ध किया। लेकिन इनका जो ट्रिक नियम था वो ज़्यादा सफल नहीं रहा, क्योंकि इनका जो ट्रिक नियम था वो केवल 3 ही ट्रिकों या 3 ही समूह, या बोल सकते हैं, अर्थात हम बोल सकते हैं 9 तत्वों तक ही लागू होता है। इनका जो डोवेराइनर का ट्रिक नियम है वो केवल 9 तत्वों तक ही लागू होता है, उसके आगे तक के तत्वों पर ये लागू नहीं होता है। तो इसीलिए डोवेराइनर का जो ट्रिक नियम है वो असफल कर दिया जाता है। क्लियर? तो धन्यवाद दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे आपके डोवेराइनर ट्रिक।